डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के कारण 5वीं तक क्लास बंद करने के सरकार के फैसले पर विचार करने से किया इनकार। कहा स्कूल बंद करना एक स्थायी उपाय है और सर्दियों की छुट्टियां जल्द ही हो रही हैं शुरू। कथित कैश कांड से जुड़ी अवमानना कार्यवाही पर जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। लोकसभा स्पीकर की कमेटी गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर है नोटिस। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी में कहा नियमों का पालन जरूरी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को राहत। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की। कहा ईडी की कार्रवाई निजी शिकायत पर आधारित है, न कि सरकार की शिकायत पर। मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत टिकाऊ नहीं। वीआईपी पूजा पर सीजीआई ने जताई मौखिक आपत्ति। कहा विशेष पूजा से देवी देवताओं के विश्वास नियमों की होती है अवहेलना। उच्चाधिकार समिति को जारी किया नोटिस। धार्मिक अनुष्ठानों का पालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका कोर्ट्स दिस वीक में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कथित कैश कांड मामले से जुड़े अवमानना कार्यवाही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा स्पीकर के 3 सदस्यीय कमेटी को गठन को चुनौती देते हुए कमेटी को अवैध बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की कार्रवाई के लिए लोकसभा के द्वारा गठित की गई कमेटी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी कर दोनों सदनों के सेक्रेटरी को 7 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या कानून बनाने वालों को यह भी नहीं पता कि ऐसा नहीं किया जा सकता। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा ने जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत उन्हें पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा गठित कमेटी पर नियमों का पालन नहीं करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में उसे रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि चूंकि उनको पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में मोशन एक ही दिन आया था, ऐसे में दोनों सदनों की ज्वाइंट कमेटी गठित की जानी चाहिए, जबकि यहाँ पर लोकसभा की तरफ से स्पीकर के द्वारा कमेटी गठित कर दी गई और राज्यसभा में ले गए मोशन पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, इसीलिए यह प्रक्रिया गलत है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि संसद में इतने सारे सांसद और कानूनी विशेषज्ञ होने के बावजूद किसी ने भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि न्यायाधीश वर्मा के घर पर आग लगने की घटना के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया था, जिसने न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोपों की पुष्टि की थी। इसके बाद लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 124 उपधारा 4 और अनुच्छेद 218 के अनुसार एक न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक समिति का गठन करना होता है। देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान मामले पर सुनवाई हुई है। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाला है कि इतनी भारी मात्रा में राशि देश के बाहर गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए कुछ व्यापक नियम और तरीके होने चाहिए। इस मामले पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आरबीआई समेत
अन्य एजेंसियों के बीच अंतर मंत्रालयीय विभागीय बैठक की प्रक्रिया की जा रही है। बैठक पूरी होने के बाद कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेंगे। एजी ने कहा कि बैठक के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी, जिससे इस मामले पर विचार करना और आसान होगा। वहीं मामले में नियुक्त किए गए एमएक्स क्यूरी ने कोर्ट के सामने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विदेश में होने वाले ऐसे मामलों में जो तरीके अपनाए जाते हैं उन पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बैंकिंग चैनल से वसूलने का प्रयास किया जाता है, जिसमें 90% तक सफलता मिल जाती है। सीजीआई ने कहा कि बैंकरों की ओर से चूक प्रभावी रूप से सेवा में कमी है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों के लिए बैंकों में पास सिस्टम का अलार्म होना ही चाहिए। एजी ने कोर्ट को बताया कि ऐसी घटनाओं के लिए सुरक्षा तंत्र है, लेकिन वे अलग अलग मंत्रालय में है। ऐसे में हम इस समस्या से निपटने के लिए आंतरिक मंत्री स्तरीय बैठक में चर्चा करेंगे और इसकी जानकारी कोर्ट को देंगे। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और अन्य स्टेक होल्डर से भी इस मसले पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इस पर सरकार और सभी स्टेक होल्डर्स इस पर उचित निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाओं के निलंबन के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक अस्थायी उपाय है और स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां जल्द ही शुरू हो रही हैं, इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार ने 15 दिसंबर से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं निलंबित करने का आदेश दिया था। सरकार का कहना है कि यह निर्णय दिल्ली की खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण लिया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण स्कूल बंद करने के फैसले पर विचार करने से इनकार कर दिया। वकील मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि गरीब बच्चों को मिड डे मील की आवश्यकता है और उनके पास घर पर प्यूरिफायर नहीं है। सुनवाई के अहम बिंदु: पहला, सीजीआई ने कहा कि स्कूल बंद करने का फैसला विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा, वायु प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य पर रोक से मजदूरों की आर्थिक सहायता की मांग की गई। तीसरा, एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि 2.5 लाख लोगों में से 7,000 लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट किया जाएगा। चौथा, सीजीआई ने सुझाव दिया कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। पांचवा, एमिकस ने सुझाव दिया कि सीएक्यूएम को स्कूल बंद करने पर फैसला करने देना चाहिए। निर्माण श्रमिकों की समस्या के मामले पर आइए जानते हैं कि क्या बहस हुई। पहला, वकील ने बताया कि प्रत्येक राज्य में निर्माण श्रमिकों के बोर्ड के पास पैसा है, लेकिन राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य ने निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपये मुआवजे का भुगतान नहीं किया। दूसरा, सीजीआई ने कहा कि श्रम बोर्ड को स्थिति पर नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुआवजा राशि वास्तविक श्रमिकों तक पहुंचे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्कूल बंद करने से गरीब बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जिन्हें मिड डे मील नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि स्कूल जाने वाले बच्चे प्रदूषण में योगदान नहीं कर रहे हैं। सीजीआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट विशेषज्ञों के निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करने का निर्णय अस्थायी है और सर्दियों की छुट्टियां जल्द ही शुरू हो रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाइब्रिड कक्षाएं एक विकल्प हो सकती हैं, लेकिन यह निर्णय लेना कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। कोर्ट ने इस मामले को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को विचार के लिए भेज दिया है। आयोग इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा और आवश्यक निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि कोर्ट वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार के निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई सीओएक्यूएम द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीएक्यूएम ने दिल्ली में BS4 और इससे आगे के वाहनों को 10 और 15 साल आयु पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति देने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में सुधार की गुहार लगाई है। सीजीआई सूर्यकांत ने आदेश में सुधार करते हुए BS4 और उससे आगे के वाहनों को सड़कों पर चलने की इजाजत दे दी। साथ ही ग्रैप4 लागू होने के दौरान BS3 की नई मॉडल गाड़ियों के संचालन की अनुमति देते हुए कहा कि खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
सीजीआई ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह वायु प्रदूषण का संकट हर साल होता है। हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने और उसे धीरे धीरे लागू करने की जरूरत है। उन्होंने सीएक्यूएम से कहा कि वह लॉन्ग टर्म उपायों पर फिर से विचार करे और इनमें अपने विचार के दौरान शहरी ट्रैफिक, साफ सफाई, पराली जलाना व किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए इंसेंटिव देने के तरीके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का रेगुलेशन और जब एक्टिविटीज बंद हो तो वैकल्पिक रोजगार का इंतजाम करने, घरेलू गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण और उसके उपाय, ग्रीन कवर बढ़ाने, नागरिक जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर भी विचार करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण को लेकर पूरे एनसीआर के लिए एक कमेटी बनाने के लिए दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा द्वारा मिलकर प्रयास किया जाए। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है, जो अब इस मामले की निगरानी करेगा। अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कई निर्देश दिए थे, जिनमें जांच और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। कोर्ट ने सीबीआई को भी जांच की स्थिति रिपोर्ट पीड़िता के परिवार को देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम इस मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच को संदर्भित करते हैं और अनुरोध करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले को उपयुक्त बेंच के समक्ष रखें। रजिस्ट्री सभी मामलों को कलकत्ता हाईकोर्ट को स्थानांतरित करेगी। मथुरा बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के कुछ फैसलों को मंदिर प्रबंधन द्वारा चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के जिलाधिकारी, मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में तय कर दी है। मंदिर प्रबंधन की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने कहा कि दर्शन के समय में बदलाव किया गया है, जबकि ऐतिहासिक रूप से दर्शन तय समय पर होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दर्शन के समयों में बदलाव का मतलब है अनुष्ठानों में बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से देवता के आराम का समय भी शामिल है। इसके लिए थोड़ी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। सीजीआई ने पूछा कि दर्शन और पूजा के समय को बढ़ाते हैं तो क्या समस्या है, क्योंकि यह वह समय है जब तथाकथित अमीर लोगों को जो मोटी रकम दे रहे हैं अनुष्ठान करने की अनुमति दी जाती है। सीजीआई ने यह तब कहा जब मंदिर प्रबंधन की तरफ से दर्शन और पूजा का समय बढ़ाए जाने का विरोध किया गया। वहीं श्याम दीवान ने भी कहा कि हम भगदड़ जैसी स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहते। हमें भक्तों की भीड़ पर नियंत्रण रखना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मंदिर के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के कुछ फैसलों को चुनौती दी गई है। इस याचिका में मंदिर के दर्शन का वक्त बढ़ाया जाना, देहरी पूजा को रोका जाना शामिल है। याचिका में आरोप यह भी लगाया है कि कमेटी में मनमाने तरीके से गोस्वामी की नियुक्ति हुई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जो अमीर लोग अधिक पैसे दे सकते हैं उन्हें विशेष पूजा करने की अनुमति दी जाती है, जो देवी देवताओं के विश्राम के समय में बाधा डालता है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और अदालत को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विशेष पूजा से देवी देवताओं के विश्राम नियमों की अवहेलना होती है। अदालत ने उच्च अधिकार समिति को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध किया। अदालत ने यह भी कहा कि उच्च अधिकार समिति को मंदिर के दैनिक कार्यों की निगरानी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के सीनियर पुलिस अधीक्षक के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एसएसपी को फटकार लगाते हुए कहा कि उनका व्यवहार सरासर उड़नता है। दरअसल एसएसपी ने एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जवाब देने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को अधिकृत किया था, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने कहा कि जब सीजेएम ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत स्वयं एसएसपी को मेमो भेजा था, तो ऐसे में किसी थाना स्तर के सब इंस्पेक्टर से जवाब भिजवाना प्रथम दृष्टया सरासर उड़नता है। कोर्ट ने कहा कि यदि मामला न्यायालय की प्रक्रिया से जुड़ा था, तब भी एसएसपी को स्वयं मेमो के माध्यम से जवाब देना चाहिए, न कि किसी साधारण अधीनस्थ अधिकारी से पत्र लिखवाना चाहिए।
कोर्ट ने एसएसपी द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर भी गहरी असंतुष्टि जताई, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता का पता नहीं चल सका। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट उसके स्पष्ट आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि वारंट केवल 2 ही परिस्थितियों में बिना तामील लौटाया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता की मृत्यु हो चुकी है या फिर देश छोड़ चुका हो। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों में से किसी भी स्थिति की पुष्टि रिपोर्ट में नहीं की गई। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इन परिस्थितियों में बदायूं के एसएसपी प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के दोषी प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया कि वे 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर 3 बिंदुओं पर कारण बताए कि उनके खिलाफ अलग से सिविल अवमानना की कार्यवाही दर्ज न की जाए। उन्होंने 10 दिसंबर 2025 के आदेश में बताया कि सीमित आधारों के बावजूद अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर पेश क्यों नहीं किया और उन्होंने स्वयं सीजेएम को जवाब देने के बजाय सब इंस्पेक्टर से पत्र क्यों भिजवाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो एसएसपी को स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा। इस मामले में कोर्ट की नाराजगी से एसएसपी को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो शिकायत दर्ज की थी वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत टिकाऊ नहीं है, क्योंकि मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है, न कि सरकार की तरफ से एफआईआर पर। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है। जहां कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना की दलील दी थी, जबकि ईडी का दावा है कि एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान अभियोजन शिकायत जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध शामिल है वह एक सार्वजनिक व्यक्ति डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर संज्ञान और सम्मन आदेश पर आधारित है, न कि एफआईआर पर। इसलिए वर्तमान शिकायत पर कानून में संज्ञान की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, इसलिए इस मामले में ईडी की दलीलों पर फैसला करना जल्दबाजी होगी। कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अभियोजन की शिकायत एफआईआर के बिना टिकाऊ नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश सुनाया। और फिलहाल के लिए कोर्ट्स 10 वीक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।